नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है और आज से बजट सत्र की शुरुआत है। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भी पेश किया जाएगा। तो आर्थिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठक होंगी। संसद में बजट सत्र का जो पहला चरण है वो हमने आपको बताया कि किस तरह शुरू होगा। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये प्रारंभ होगा। आर्थिक सर्वे आज देखिए पेश किया जाएगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट में राहत कितनी मिलेगी ये कल पता चलेगा। हालांकि देखिए आज जो आर्थिक सर्वे आने वाला है उससे भी कुछ अंदाजा जो है वो अर्थशास्त्री लगा लेंगे कि किस तरह से बजट की रूपरेखा होने वाली है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी अहम जानकारियां भी आपको बता दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण संवैधानिक तौर पर अगर कहें तो बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना शुरू नहीं हो सकता है सत्र। संसद के दोनों सदनों में साल भर में होते हैं कुल 3 सत्र। पहला सत्र बजट, दूसरा मॉनसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। 400 साल पुरानी है सदन को संबोधित करने की परंपरा। ब्रिटेन से भारत आए राष्ट्रपति अभिभाषण की परंपरा। ब्रिटेन से ली गई भारतीय संसदीय प्रणाली। एक बड़ी खबर आपको बता दें। बजट से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। भारत की अनुमानित विकास दर में कमी का अनुमान लगाया गया है। साल 2023 में आर्थिक विकास दर 6.1 रहने का अनुमान। पिछले साल के मुकाबले विकास दर धीमी रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। बड़ी खबर, बजट से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने रिपोर्ट जारी कर एक बड़ा अनुमान लगाया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की विकास दर घट सकती है। 6.1 रहने का अनुमान। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। संसद नहीं पहुंच पाएंगे कांग्रेस के सांसद। मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं सांसद। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के सांसद इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मौसम खराब है। और कल हमने देखा कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो समाप्त हुई थी। इस मौके पर कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे, विधायक थे, कार्यकर्ता थे, वो श्रीनगर पहुंचे थे। ऐसे में वहां पर मौसम खराब होने के चलते सांसद जो हैं वो बजट सत्र में शामिल
नहीं हो पाएंगे। बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि बजट से व्यापारियों को आखिर क्या उम्मीदें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब से कोरोना काल आया है, देश की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है। रोज़गार तो बुरी तरह ठप हो चुका है लोगों का। ऊपर से अगर EMI का चार्ज और बढ़ा दिया जाए तो इसलिए गरीब का क्या हाल होगा। जिस तरह से बढ़ता है तो उसमें आम पब्लिक के ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जब होता है और सरकार उसको नीति निर्धारण करती है, उसमें एक तरह का टैक्स जोड़ती है, जिससे पब्लिक को जो है उस टैक्स को पब्लिक के ऊपर डाला जाता है और कलेक्शन किया जाता है, जो कि सीधे पब्लिक का कहीं ना कहीं वो चूल्हे से कटता है। गरीब तबके के लोगों पर बोझ डाला गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोक लुभावन बातें करती हैं केंद्र सरकार और गरीबों पर हर तरह का बोझ डाला जा रहा है। एक तो बेरोजगार हैं, दूसरा महंगाई है, भ्रष्टाचारी है और चौथा में आपका ये जो इंटरेस्ट सूद का बोझ डाला गया है। EMI में कमी होना चाहिए, सूद में कमी होना चाहिए, ताकि आम जनता के पॉकेट में पैसा आ सके, काम कर सके और देश का विकास हो सके। कल साल 2023 और 24 का बजट आएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि मुंबई के टैक्सी चालकों की आखिर बजट से क्या उम्मीदें हैं। असर तो हो ही रहा है, हर चीज महंगाई है। दाल चावल जो भी है, खाने पीने वाली चीज तो महंगा है। अब आपकी क्या इच्छा है, क्या किसके दाम कम होने चाहिए, क्या चीज़ है? मैं तो सोचता हूँ कि हर चीज कम होना चाहिए। पब्लिक परेशानी, सब पब्लिक है, छोटा बड़ा सब परेशान है, कम तो होना जरूरी है। अभी हमारा जो डेली है क्या बोलता है बहुत बढ़ गया साहब। आज 100 रुपये में आता था, आज इस समय पे 120-130 में आ रहा है। ये गैस पेट्रोल पे भाव कम होना चाहिए और महंगाई बहुत है, अभी वो कम भी होना चाहिए। और पिछली साल से ये साल तक कितना आपको मतलब महंगाई कितनी बढ़ी है, क्या और डबल हो गया है भाव। ये CNG अभी देखो कितना 60 था, अभी 90 हो गया है। पेट्रोल भी कितना बढ़ गया है, सब भाव बढ़ गए हैं। बजट में क्या है, अभी गरीब लोगों के लिए कुछ बजट ही नहीं है ना। गरीब लोगों के लिए कुछ बजट नहीं है। कैसे? गरीब लोगों के लिए क्या है, बजट तो बजट इनके हिसाब से बजट चलता है ना। गरीब के हिसाब से बजट चलेगा तो गरीब जिंदा रहेगा। महंगाई कितनी बढ़ी है? बहुत महंगाई बढ़ी है, डबल दुगना। आमदनी भी किधर बढ़ रही है, जितना उतना है। पगार जिसका 12 तो 12 ही है। अभी 20,000 चाहिए 12 की जगह तो 12 ही मिल रहा है। बजट क्या करेंगे सर, गरीब लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे घर का बाटला पहले 700-800 था तो अन्ना हजारे अनशन में बैठे थे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बनी, जब से उनका कोई रियायत नहीं। और गैस की देखिए तो अभी CNG के दाम सर पहले 250 रुपये में फुल टाकी होती थी, अभी 1000-1100 रुपये फुल टाकी हो जाती है। अभी हम लोग भाड़े पे गाड़ी लेते 2000 के ऊपर होता है, जो अपने को जैसे 200, 300, 400 मिलता है। वहीं हैदराबाद के लोगों की बजट से क्या उम्मीदें हैं वो भी दिखाते हैं आपको। और डीजल का रेट, गैस का रेट, पेट्रोल का रेट सब कम हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कम हो तो फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट आएंगे बोल के देख रहे। ये नहीं तो मुश्किल दिख रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का। एम्प्लॉय को भी टाइम से पेमेंट्स नहीं बढ़ा रहे, वही पुराना पेमेंट्स ही दे रहा मोदी। बहुत परेशान है जनता। ये पेट्रोल का डीजल का रेट कम हो तो अच्छा रहता बोल के सोच रहे, दूसरा कुछ भी नहीं। पूरा साबुनों का हर एक का रेट पूरे बढ़ा दिए, इसलिए बोल के बहुत। ऑटो चलाता हूँ मैं, तो ऑटो चलाता हूँ। आजकल हमारा को रेटा बढ़ा दिया, जब से बहुत मुश्किल हो गया। और गैस का रेटा, पेट्रोल का रेटा बढ़ा दिए, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया। रेटा कम करे तो जरा अच्छा रहता। अभी तो पहले चलाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी तो जरा डीजल रेट वो कुछ ज़्यादा हो गया, मेरा को नहीं मिला पैसा। वो किराना सामान वो भी
ज़्यादा हो गया वही तो मेरे को तकलीफ हो जाएगा। अभी तो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को पूरा नहीं मिलेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वहीं बजट से राजस्थान वासियों को क्या उम्मीदें हैं वो भी सुनाते हैं आपको। जेम्स एंड ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा मैंने कहा कि एक्सपोर्टर्स को, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी वाले भी आते हैं, इनके रॉ मटेरियल के ऊपर और विभिन्न चीज़ों के ऊपर लगने वाले जो कर हैं और जो देने के बाद उनको रिफंड होते हैं, मेरे ख्याल से उसको कर के दायरे से छूट कर देनी चाहिए। इस पर इमिटेशन वगैरह ये जो आता है, खरड़ आती है बाहर से और भी अन्य सामान आता है बाहर से, मेरे ख्याल से इसमें भी उनको छूट मिलनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, सोने एवं चांदी के ऊपर आयात शुल्क कम किया जाना चाहिए, जिससे स्मगलिंग की घटनाएं कम हो और निर्यात हमारा बढ़ सके और हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से निर्यात कर सकें। आप जानते हैं कि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो बैकबोन जो होती है, वो लघु उद्योग ही होते हैं। जब लघु उद्योग चल पड़ेंगे तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो एक बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम तो निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर, और मोदी जी से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के लघु उद्योगों को MSME कार्ड की फैसिलिटी दी जाए। टैक्स कम हो, गोल्ड का रेट कम हो, लोग उम्मीद में बैठे हैं कि अगर रेट कम होगा तो बाय होगी, नहीं तो अभी रेट बहुत ज़्यादा है। तो कस्टमर को ये लग रहा है कि एक बार सोना जब तक कम नहीं हो जब तक खरीद नहीं, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोगों को थोड़ा उम्मीद है कि सोना इस बार कम होगा। भाई सोना जैसा रेट कम होता है तो क्वांटिटी सेल ज़्यादा होगी, क्वांटिटी सेल ज़्यादा होगी तो हर स्टेप पे रोज़गार लोगों को अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी बिकती है तो चाहे कारीगर चाहे हम ज्वेलर्स सब लोगों का बहुत अच्छा मानेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में देंगी अभिभाषण। आम आदमी पार्टी करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण का बहिष्कार। आम आदमी पार्टी के सांसद अभिभाषण के समय संसद से बाहर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी बहिष्कार करने वाली है। जिस दौरान महामहिम अभिभाषण पेश करेंगी उस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संसद से बाहर रहेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि रांची की गृहिणी जो हैं उन्हें आखिर बजट से क्या उम्मीद है। और हर चीज़ की दाम बढ़ गई है, दूध हो, सब्जी हो। अभी तो किचन संभालने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले थोड़ा पैसा लेके जाते थे, झोला भर सब्जी लाते थे, लेकिन आजकल पैसा भर झोला भर के सब पैसा जा जाता है, सब्जी कुछ नहीं आ पाता है। अभी का जो महंगाई है उस महंगाई से हम ग्रामीण की महिलाएं पूरी तरह से त्रस्त हैं, क्योंकि शुरू जब हम लोग को सिलेंडर गैस था उसमें 300 में हम लोग गैस भर लेते थे, आराम से हमारी किचन की रानियां हम हुआ करते थे। पर आज ऐसी सरकार ने लालच हम गृहिणी को दे चुके हैं, सम्मान की जगह में अपमान कर रहे हैं हमारी और हमारी किचन को। सारे खाद्य पदार्थ का रेट बढ़ा हुआ है, गैस का रेट बढ़ा हुआ है, और इससे अगर थोड़ा सा उबर कर हम लोग कोशिश करते हैं, फिर टैक्स जो है इनकम टैक्स है वो बढ़ा हुआ है, तो सब मिला जुला के कर सकते हैं कि बजट थोड़ा इस बार अच्छा आए। उम्मीद करेंगे इस बार का बजट में हम लोग का किचन सुचारू रूप से पहले के तरह अपने तौर तरीका से हम लोग चला पाएँ। हमारे साथ सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले देखिए, आज महामहिम का अभिभाषण है जिसका आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो फंसे हुए हैं, वो पहुंच नहीं पाएंगे।
बिल्कुल सबसे पहले मैं बताऊं कि आज जो है आज से बजट सत्र शुरू हो गया है और लोगों को बड़ी उम्मीद है। 10 बजे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट पहुंचेंगे और उस दौरान जो है मीडिया से वार्ता करेंगे और 11 बजे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभिभाषण करेंगी। उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी, लेकिन उसके पहले तमाम राजनीतिक दलों के तमाम तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक परंपरा है, बजट सत्र शुरू होने से पहले जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो इसमें कौन लोग पहुंचेंगे कौन नहीं पहुंचेंगे ये तो उसके बाद की बात है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस बजट सत्र से देश के नागरिक को बड़ी उम्मीद है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों। जो मध्यवर्गीय हैं और जो निम्न वर्गीय हैं उनको कुछ खास उम्मीद है कि उनको तमाम चीज़ों में छूट मिलेगी, राहत मिलेगी, जिससे आने वाले जो है उनका जीवन सुगम होगा, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या कंस्ट्रक्शन का जो काम है, मकान है, इस तरह के तमाम तरह की बातें हैं जिसमें थोड़ी सी महंगाई का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार निर्मला सीतारमण के पिटारे से कुछ खास निकलेगा जिससे आम नागरिक को राहत मिलेगी। जी राजीव, लेकिन देखिए बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं, हर वर्ग को उम्मीदें हैं कि महंगाई कम हो, या फिर हर वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं बजट से। लेकिन उससे पहले आईएमएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है और जो दावा किया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार विकास दर जो है वो कम रहने वाला है भारत का, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक हो सकता है, और खासकर बजट से पहले जब ये दावा किया जाए। देखिए, अगर देखा जाए तो दूसरे देशों की अपेक्षा इस समय हिंदुस्तान में जो आर्थिक हालात हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखिए या यूरोपियन देशों को देखिए, लगातार महंगाई जो है चरम पे है और वहाँ की जनता परेशान है। उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सरकार ने चीज़ों को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के बाद लगातार जो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो किसानों को भी देखा जाए तो लगातार रिलीफ दिया गया है, तमाम तरह की सब्सिडी दी जा रही है, उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर देखिए रियल इस्टेट सेक्टर में तो वहाँ भी यह कारोबार भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान ठप हो गया था, लेकिन 2022 में बेहतर हुआ है। तो इस समय जो है जो हाउसिंग लोन है उस पर इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो जो मिडिल वर्ग के लोग हैं उनको उम्मीद है कि इसमें कुछ सब्सिडी मिलेगी। साथ ही जो टैक्स लगता है उस पर उन लोगों को उम्मीद है। कुछ लोगों की ये भी मांग है कि अगर जीएसटी पे जो जीएसटी जो लग रहा है उसको अगर कंट्रोल किया जाए तो थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी, जिससे आसानी से लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी की जा सकती है। तो हर वर्ग को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है बजट। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये लोग बता रहे हैं कि चूँकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाला है देश का, तो जो भी बजट आया है वह जन कल्याणकारी बजट है। और साथ ही अगर देखा जाए तो 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साथ ही लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में चुनाव को भी ध्यान में रख करके बजट तैयार किया गया होगा, और कल जब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि किसको क्या राहत मिल रही है। फिलहाल देश के लोगों को जो है बड़ी उम्मीद है, सभी लोग 1 फरवरी का इंतजार। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं। छात्रों को उम्मीदें हैं कि शायद एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है, किसानों की अपनी उम्मीदें हैं, सस्ते सफ़र की उम्मीद है, जो लोग डेली अप डाउन करते हैं उन्हें उम्मीद है कि ट्रेन या बस में सफ़र जो है वो सस्ता हो जाए, टैक्स पेयर्स की अपनी उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार का जो बही खाता आएगा उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आम जनता को जो हुई है वो बढ़ती महंगाई की वजह से हुई है। दूसरे देशों के मुकाबले स्थिति अच्छी है, लेकिन अपने देश में आम जनता जिस महंगाई से जूझ रही है अब वो उससे राहत चाहती है। बिल्कुल, जो भी है अगर जो महंगाई बढ़ी है इससे लोग परेशान, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और सरकार के भी लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन उनका एक उदाहरण यह रहता है कि देखिए दूसरे देशों की अपेक्षा जो दुनिया में जो हालात हैं, आर्थिक मंदी की जो बादल मंडरा रहे हैं, उसको देखते हुए भारत के हालात जो हैं अच्छे हैं। महंगाई जरूर है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सब्सिडी न मिले। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गांव में बैठा हुआ किसान है या गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगातार करीब देश के 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है, और इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने जब अभी मंत्रिपरिषद की जब बैठक उन्होंने की तो उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया सभी लोगों को। एक मंत्री बता रहे थे आप कैमरा की, प्रधानमंत्री ने एक कहा कि देखिए गांव में जो माँ बैठी है वो ये कहती है कि मेरे 1 बेटे नहीं 2 बेटे हैं। एक बेटा अगर कमाने चला गया है, मुझे छोड़ दिया है गाँव में, तो मेरा एक बेटा दिल्ली में बैठा है जो मेरे राशन
पे मेरे चूल्हे का ध्यान रखता है और लगातार वो राशन मेरे घर तक पहुंच रहा है। तो यह एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको लगातार आज भी जो है 2 वक्त की रोटी के लिए, खाने के लिए जो है राशन जो है सब्सिडी के साथ वो मुहैया कराया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है। तो तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है महंगाई होने के बाद भी। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की चूंकि इसी अर्थव्यवस्था होती है कि यही सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच उम्मीदें अपनी जगह हैं आम जनता की। अब वो उम्मीदें किस तरह से पूरी होंगी ये कल के बजट के बाद पता चलेगा। हालांकि आज का जो आर्थिक सर्वे है उससे कुछ उम्मीद जरूर पता चल जाएगी और एक प्रारूप जो है वो पता चल सकता है कि आखिर किस तरह से रहने वाला है बजट। आर्थिक सर्वे में इसकी कुछ जानकारियां जरूर निकलकर सामने आ जाएंगी। खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र, लेकिन संसद में इसके लिए कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंच पाएंगे। मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं कांग्रेस के सांसद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। महामहिम के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इस दौरान जो सांसद हैं कांग्रेस के वो इसमें नहीं पहुंच पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कल समापन हुआ है, इसीलिए सभी जो हैं वो श्रीनगर में हैं, जिसके बाद हमने देखा कि कल वहां पर भारी बर्फबारी हुई है और ऐसे में खराब मौसम की वजह से जो उड़ान है वो रद्द हो गई है। हमारे साथ न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़े हैं। आशिफ जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत, लेकिन कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए चारुल, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकती हैं आप इसको, और खासतौर पे जो कांग्रेस पार्टी के और मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कुछ देर पहले ही ट्वीट करके ये बता भी दिया सरकार को कि साफ तौर पे यहाँ श्रीनगर जो कार्यक्रम था उसमें भाग लेने के लिए तमाम सांसद, तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, वो सभी लोग यहाँ मौजूद थे। और जिस वजह से आज सुबह जब जिनकी फ्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, वो तमाम फ्लाइट कैंसिल कर दी गई मौसम की वजह से। जिस मौसम की वजह से परेशानी हुई और इस परेशानी को ही सबब मानते हुए उन लोगों ने ट्वीट किया है और जयराम रमेश ने ट्वीट किया और बाकी सारे सांसद भी जो हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट फ्लाइट जो थी पहले 8:40 में थी, फिर उसको आगे एक्सटेंड करके 9:30 किया गया, फिर उसका एक्सटेंड टाइम किया गया है भी 11:40 में। आप देखना होगा कि 11:40 में फ्लाइट निकलती नहीं, लेकिन ये तय है कि जितनी बजे भी अभी अगली फ्लाइट होगी उसमें कहीं ना कहीं से ये साफ हो जाएगा कि क्योंकि जो वक्त निर्धारित है पार्लियामेंट में वो उस वक्त में ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। और साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट नहीं कर हो पाने की वजह से ये इसीलिए चारों। बिल्कुल आशिफ जी, ये भी समझना चाहेंगे कि आप वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं, आपकी सांसदों से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। कल बजट जो है वो पेश किया जाना है, आज महामहिम का अभिभाषण है और ऐसे में वो लोग खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाएंगे और आज हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगर 11 बजे भी, जिस तरह आपने जिक्र किया, फ्लाइट्स रद्द कर दी जाती हैं तो बिल्कुल, देखिए 11 बजे भी अगर यहाँ से फ्लाइट लेंगे तो भी वो उस टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे जब अभिभाषण का टाइम है। इसलिए साफ तौर पे है कि अभिभाषण में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए जयराम रमेश ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। तो मतलब साफ है कि ये तमाम कांग्रेस के सांसद जो हैं वो कम से कम ये साफ तौर पे कह सकती हैं कि जो अभिभाषण है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये साफ हो चुका है। मोबाइल पर सबने अपने। चलिए, बहुत शुक्रिया आशिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ न्यूज़ एडिटर आशिफ इकबाल जुड़े, जिन्होंने बताया कि आज देखिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है, अभिभाषण होना है महामहिम का, लेकिन खराब मौसम की वजह से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो अभी भी श्रीनगर में फंसे हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 11 बजे टाइम जो है वो बढ़ाया गया है कि अगर 11 बजे मौसम खुलता है तो जो फ्लाइट है वो उड़ान भरेगी, लेकिन फिलहाल आसार जो है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन महामहिम के अभिभाषण का हिस्सा कांग्रेस के सांसद नहीं बन पाएंगे। आज संसद में देखिए बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आर्थिक सर्वे जो है वो आज पेश किया जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि देखिए देश की विकास दर कैसे आगे बढ़ेगी। जो चीज़ हमको यहाँ से मतलब 10 रुपये 12 रुपये में मिलती है, फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते वो 16 रुपये में हो जाती है। तो बीच में जो महंगाई का जो मतलब मार है तो वो पूरा असर है। फिर उसके बाद
अभी हमको कस्टमर बोलते हैं कि न्यूज़ में दिखा रहा है कांदा 12 रुपये है, हमको कस्टमर बताता है न्यूज़ में दिखा रहा है कांदा 16 रुपये है, किसान फेंक रहे हैं। लेकिन मार्केट में आके मालूम पड़ता है कि कांदा कैसा है, उसका भाव क्या है, उस पर मतलब टैक्स क्या है, फिर उधर पहुंचने के बाद क्या भाव पड़ता है, फिर एक पिशवी में 5-6 किलो खराब निकलता है, तो उस हिसाब से हम लोग बेचते हैं। तो फिर वही मार है हम लोग के पे महंगाई का और सब चीज़ का। जो चीज़ का पिशवी का भाड़ा 40 होना चाहिए था वो 60 हो गया। तो जो 20 रुपये 15 रुपये का फर्क है वो महंगाई की वजह से ही है वहाँ पहुँचने पे। तो फिर हम लोग को महंगा माल पड़ता है, तो महंगा बिकता है। मुंबई में बेचते हैं हम लोग, रिटेल में बेचते हैं, तो वही 1-2 पिशवी बेचते हैं। तो इसलिए हम लोग खरीदी करने आए, तो वही हम लोग एक्सेप्ट मतलब वो कर रहे हैं सरकार से कि कुछ कीमतें या कुछ भी टैक्स वगैरह अगर अच्छा करते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव अनिल सोनवणे। ये आप यहाँ क्या करने आए अभी? क्या हे मार्केटमध्ये कांदा बटाटा घ्यायला आलेलो आहे मी। आप यहाँ कांदा बटाटा लेने आए, कल बजट है, क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? बजट क्या है, सरकार जो कर रहा है वो कर रहा है, उम्मीद क्या रखने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी का सरकार है, उनके मनमानी चल रही है, तो वो वजह से अपन कुछ उनको उम्मीद ही नहीं रह सकते। वो उनका कारोबार जैसा करने का वो खुद कर रहे, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। किसान पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कोई देते ही नहीं। उनका भर रहे हैं सब, बाकी कोई तकलीफ है किसान को भी कितना तकलीफ है। क्या तकलीफ हो रही है? यहाँ लेने आए, टीवी पे तो बता रहा है कांदा बहुत कम भाव हो गया है, इधर आएगा तो देखेगा तो वही भाव चालू है। वो लेके जाओ, वो 10 रुपए वाला कांदा हम लोग को जगह पे लेके जाने के लिए 16 रुपया गिरता है, फिर हम क्या बेचेंगे? जीएसटी भी लगता है, अभी पहले जीएसटी नहीं था, जीएसटी भी बढ़ा रहे सरकार, तो क्या करेंगे? टैक्स में हाथ देनी चाहिए आपको। हाँ, हाथ देना ही चाहिए ना, लेकिन ये देते नहीं। ओके, थैंक यू। तो देखिए, आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं आज की बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, लेकिन आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि जो बढ़ती महंगाई है वो एक बड़ी चुनौती है। खासकर आम जनता की अगर हम बात कर ले, मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, उनके लिए बढ़ती महंगाई जो है वो एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ सहयोगी राजीव बने हुए हैं। राजीव, देखिए बहुत सारी चुनौती हैं इस वक्त सरकार के सामने। महंगाई एक चुनौती है, बेरोजगारी एक चुनौती है, और अगर हम इससे हटकर बात कर ले तो जिस तरह हम देखते हैं कि युवाओं को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में आज भी जो यूथ है वो फिक्स डिपॉजिट पर ही इन्वेस्ट करना चाहता है, फिजिकल गोल्ड पर इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन शेयर बाजार से बच रहा है। ऐसी तमाम चुनौतियां हैं जिसके लिए बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो मध्यवर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, तो सबका अपने अपने हिसाब से डिमांड है और सरकार से उम्मीद है। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि देश में युवा जो बेरोजगार हैं वह लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने लगातार चुनौती बनी हुई है। लेकिन बजट को लेकर के चूँकि मिडिल क्लास के लोग जो है उनके बहुत जो सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। चाहे वो मकान हो तो मकान भी उनको लोन पे लेना पड़ता है, या कोई महंगी सामान हो तो उसको भी लोन पे लेना पड़ता है। तो वो लगातार वो छूट चाहते हैं, और उनकी जो सैलरी होती है, जो एनुअल सैलरी होती है, उसको देखते हुए वो टैक्स जो है उसमें भी छूट चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स लगता है उसमें उनको रियायत मिले। लगातार इस बात की मांग भी की जा रही है। वहीं अगर देखिए जो किसान है, गांव में जो किसान बैठा है वो भी उम्मीद कर रहा है कि सरकार इस बार, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही लगातार स्टेटमेंट देते रहे कि 2022 तक किसानों की आय जो है हम दुगुनी करेंगे, तो उसको लेकर के किसान लगातार इस ताक में बैठे हुए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने तमाम सब्सिडी तो दी, चाहे फसल ऋण हो या फसल बीमा योजना हो, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका आज भी जो है एमएसपी को लेकर के लगातार डिमांड है, प्रदर्शन भी है। आपने देखा होगा कि सरकार के साथ उनका अभी समीकरण बन नहीं पा रहा है, तो इस मांग को लेकर के लगातार वो सड़क पर भी दिखाई दिए, और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि 2024 में चुनाव है उसके पहले सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार जन कल्याणकारी बातें करते हैं उसको पूरा किया जा सके। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री का सीधे तौर पे सभी मंत्रियों को यही कहना था कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए और आप लोग अपना प्रचार कम कीजिए,
सरकार की जो योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसके बारे में आदमी को जानकारी दीजिए। तो आज से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, इस बजट सत्र से हर वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि उनको राहत मिलेगी, चाहे वो गांव में बैठा किसान हो या शहर में कामकाज कर रहे जो मिडिल क्लास के लोग हों या उच्च वर्गीय लोग हैं जो इन्वेस्ट की आप बात कर रही थी, चाहे वो गोल्ड में निवेश की बात कीजिए या प्रॉपर्टी में निवेश की बात कीजिए। तो ये जो निवेशक हैं ये तो पूंजीपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इनका एक योजना होता है कि कैसे डेवलप करने अपने आप को, अपनी पूंजी को, तो उनका एक प्लान होता है। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा सरकार की तरफ से गाइडलाइन हो जिसके वजह से जो है आसानी से निवेश करें। लगातार शेयर मार्केट में जो हालात बने हुए हैं यह भी चिंता का विषय है। तो हर वर्ग को अपनी अपनी हिसाब से अपना उम्मीद कर रहा है। सबको उम्मीद है कि कल 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण अपने पिटारा से निकालेंगे देशवासियों के लिए, तो कुछ न कुछ खुशहाली निकलेगी, कोई न कोई पॉजिटिव मैसेज जाएगा जिससे हर वर्ग के लोग खाता पेश किया जाएगा, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। राजीव, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर बता दें। आम आदमी पार्टी बहिष्कार करने वाली है महामहिम के अभिभाषण का। इस पर संजय सिंह ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने ये ट्वीट किया है। माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण मोदी सरकार के झूठे वादे और झूठे दावों का पुलिंदा होता है। इससे मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। 12 बजे विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी अपना पक्ष रखेगी, ये कहा गया है संजय सिंह की ओर से। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो महामहिम के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि झूठे वादे और दावे जो हैं बस इन्हीं को लेकर ये अभिभाषण है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, देखिए, यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि महामहिम उनके अभिभाषण का बहिष्कार करने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी और कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है महामहिम का अभिभाषण। देखिए, इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू नहीं हुआ या सुना नहीं गया, उसके पहले राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह की बात करना उचित नहीं है नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो। चूँकि यह लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, तो एक परंपरा चली आ रही कि कैसे कैसे हर सब कुछ सिस्टम में बटा हुआ है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसके बाद उस पर आर्थिक सर्वेक्षण पे जो है चर्चा की जाती है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। तो एक प्रोसेस पूरी तरह से है, लेकिन इस तरह अभी अभिभाषण शुरू नहीं हुआ। बजट सत्र का आज पहला दिन है, उसके पहले विपक्षी दलों द्वारा चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट देना, प्रेस वार्ता करना, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यह अपने आप में जो है बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सभी लोगों को। देखिए, लोकतंत्र है तो चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, सांसद हैं, तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध का एक तरीका होना चाहिए। इससे आने वाले समय में जो है गलत मैसेज आएगा। दुनिया के लोग ये मानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर चीज़ एक सिस्टम से होता है, और ऐसे में अगर इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, सांसद की तरफ से किया जाता है तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा। हालांकि देखा जाए तो कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें सभी दलों के नेताओं से चर्चा की गई कि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि पिछले समय जब जो सत्र चला उसमें लगातार हंगामा हुआ, तमाम जो विधेयक थे वो पेंडिंग में ही रह गए, तो उन विधेयक को भी पास कराना है, बजट को लेकर के भी लोगों को एक सकारात्मक मैसेज देना है। तो सरकार की एक बड़ी प्लानिंग है इस बजट को लेकर के, और ऐसे में अगर पहले दिन से अगर इस तरह से हंगामा होगा तो कहा जा सकता है कि यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। फिलहाल अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वह अभी जम्मू कश्मीर, चूँकि वहाँ पर उनका जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था वहाँ पर फंसे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से वो लोग वापस अभी नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली, तो वो लोग कब हो सकता है देर में पहुंचे, अभिभाषण वाले कार्यक्रम में वो लोग शामिल न हो पाए। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चले तो उसमें पार्टिसिपेट न कर पाए वो लोग पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो यह विद्रोह एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरह से विरोध का जो एक रास्ता बनाया है, यह देखा जाए तो लोकतांत्रिक परंपरा। आप किसी पार्टी विशेष का बहिष्कार करते हैं कि समझ आता है क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन महामहिम के अभिभाषण का बहिष्कार करना ये दिखाता है कि आखिर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कार और बस की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है।
बड़ी खबर, रफ्तार का कहर देखने को मिला है मुंबई में। अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर कार और बस की टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, रफ्तार का कहर। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और बस की जोरदार टक्कर हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला ढुलाई केस में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ सीएम कार्यालय में उप सचिव की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ईडी ने उप सचिव की 17.48 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। कोयला घोटाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कोयला घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ सीएम कार्यालय में उप सचिव की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ईडी ने उप सचिव की 17.48 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। कोयला घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने उप सचिव की 17.48 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया है। कोयला घोटाले के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर देर रात पहुंची शालिग्राम शिला। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, देर रात शालिग्राम शिला यहां पर पहुंची है। नेपाल से लाई जा रही है शालिग्राम शिला। शिला से बनेगी प्रभु श्री राम की दिव्य मूर्ति। शिला दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। नेपाल से देखिए शिला लाई जा रही है, जिससे प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति जो है वो बनाई जाएगी। फिलहाल ये बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां पर लोग इसके दर्शन के लिए पहुंचे। देर रात शालिग्राम शिला जो है वो पहुंची, जिसके दर्शन के लिए आप देखिए कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर उमड़े। नेपाल से मंगाई गई है ये शालिग्राम शिला। शिला के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए गोरखपुर पहुंचे हैं इस शिला के स्वागत के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से उड़ने वाले विमान में देरी होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। तो राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण कई उड़ानें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से उड़ने वाले विमान देरी से उड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में देखिए जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हुई, उसने मौसम का मिजाज बदल दिया है। घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई उड़ानें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। विजिबिलिटी देखिए बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से कई उड़ानें जो हैं वो रद्द हुई हैं। कई ट्रेन्स भी ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं।
दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर से ये बड़ी खबर आ रही है। पेशावर बम धमाके में मरने वाले लोगों की संख्या 72 हो चुकी है। कल मस्जिद में बम धमाका हुआ था, इसमें 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इस दौरान जब ये आत्मघाती हमला हुआ, मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो ढह गया था। पेशावर बम धमाके में मरने वालों की संख्या देखिए 72 पहुंच चुकी है। इसके कयास कल से ही लगाए जा रहे थे कि मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जितना भयानक ये धमाका रहा उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने इस बात की आशंकाओं को और बढ़ा दिया था कि इसमें हताहत होने वालों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। मस्जिद जो कि पुलिस लाइन में बनी हुई थी, यहाँ पर नमाज के बाद आत्मघाती हमला हुआ। 72 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। बिहार के आरा में एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। मृत प्रोफेसर के घर में ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना नवादा थाना इलाके की है, जहां इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और घटनाक्रम की छानबीन में जुट गए। पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल को सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने घटना की फॉरेंसिक जांच की टीम को बुलाया है और हत्या के हर बिंदु पर वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या के संदर्भ में हम तो आए तब देखे। क्या देखे आप लोग? इनकी हत्या हुई है दोनों की। कब से अंतिम बार बात हुई थी आपको? हमको 26 तारीख के हम आए थे यहाँ पर। हमारी बात है। तो आप लोग को आज क्या पता चला? हाँ, आज पता चला। क्या चला? वो हमारे बड़े भाई जो टाटा में है, वे कहे कि फोन नहीं लग रहा है। कब से? आज वो टेलीफोन किए शाम के। इनकी बेटी जो है वो कही कि से कल भी हमारा फोन नहीं उठा, आज भी नहीं उठा। नहीं, कल बात नहीं हुई, परसों दिन बात है बेटी के, आज बात नहीं हुई, अब फोन नहीं उठ रहा है। तो आज उसके बाद आप लोग पता चला? तो वही कही, तो हम कहे कि हम आते हैं डेरा पर, हम यहीं पर ही हैं, आए डेरा पर। यहाँ पे ऊपर ही एक जो है किराएदार थे, उनके माध्यम से फ़ोन किया गया और पुलिस को फ़ोन गया कि इसका दरवाज़ा ऐसे ही खोला गया यहाँ पे। तो इनकी डेड बॉडी दोनों लोग पति पत्नी के अंदर पाई गई है। तो इसके बाद हम लोगों की टीम तुरंत, अपनी DIU की टीम हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। FHL की टीम को हम लोग बुला दिए हैं। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट जो हम लोग का व्यू देखे हैं, हम लोग अभी सीन को प्रिजर्व कर रहे हैं कि हमारी FHL की टीम, जो भी फॉरेंसिक टीम आएगी, वो जो वैज्ञानिक तरीके से इसका अनुसंधान करेगी। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर से बड़ी खबर सामने आई है। पेशावर बम धमाके में मरने वालों की संख्या 83 हो चुकी है। तो देखिए, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये आत्मघाती हमला जिस तरह हुआ वो बहुत ही भयानक रहा। 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो भर कर गिर गया था और आसपास की जो दीवारें थी उनमें भी हमने देखा कि दरारें पड़ गई थी। तस्वीरें लगातार सामने आई जिसने बताया कि ये धमाका किस कदर भयानक रहा। देखिए, मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी संख्या 83 तक पहुंच गई है। अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार किया जा रहा है।
कल लगभग 1 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ। मस्जिद में नमाज के बाद ये आत्मघाती हमला किया गया। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा अमेरिका। यूक्रेन ने अमेरिका से F-16 फाइटर प्लेन मांगे थे। यूक्रेन को युद्ध में ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।